नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन के अंतर्गत। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्थो, मेटा व पैरा निर्देशी समूह। क्लास 11th और अदर क्लास में आप ये टॉपिक देख सकते हैं। और बेंजीन से संबंधित जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बेंजीन को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी दूसरे एरोमेटिक यौगिकों को समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो आज समझेंगे हम इस टॉपिक को। ध्यान से आप देखें, समझें और नोट करते जाएं। तो जैसा टॉपिक मैंने लिख के रखा है, आर्थो, मेटा व पैरा निर्देशी समूह। तो यहाँ पर ये जो तीन शब्द हमारे पास दिख रहे हैं हमको, एक हमको दिख रहा है आर्थो, जिसे हम ओ से दर्शाने वाले हैं आगे। एक हमको दिख रहा है मेटा, जिसको हम पी से दर्शाने वाले हैं और एम से दर्शाने वाले हैं मेटा को। और जो पी है उसको दर्शाने वाले हैं, पैरा को दर्शाने वाले हैं हम पी से, है ना। तो बुक्स में आर्थो, मेटा और पैरा के लिए ओ एम पी इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ये है क्या, थोड़ा सा तो पहले हम ये समझ लें, है ना। तो बेंजीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन की संरचना जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने देखा कि जो बेंजीन है वो एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। बेंजीन एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद मतलब कि यदि बेंजीन में कोई चीज आके जुड़ती है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, और यदि बेंजीन में यहाँ पर X को जोड़ना है तो वो X कहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर कहा जाता है कि बेंजीन की जो 6 कार्बन है ना, यहाँ पर बेंजीन के वास्तव में क्या 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। तो 6 कार्बन और साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक समान होते हैं। तो यदि इसमें X को जुड़ना है तो वो X से कहीं भी जाके जुड़ सकता है, किसी एक पोजीशन पे, क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक समान है। तो बेंजीन से जो एक X है वो कहीं भी जाके जुड़ सकता है। मतलब बेंजीन केवल एक प्रकार का मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं डाई प्रतिस्थापी उत्पाद की, डाई प्रतिस्थापी उत्पाद, तो यहाँ पर कहा जाता है ये जो बेंजीन है वो 3 प्रकार के डाई प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब ये जो 3 प्रकार के डाई प्रतिस्थापी उत्पाद है वही होते हैं आर्थो, मेटा और पैरा। डाई प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा मोनो प्रतिस्थापी, मोनो मीन्स एक, मतलब बेंजीन से यदि एक प्रतिस्थापी जुड़ता है तो वो किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है। लेकिन जब बेंजीन से 2 प्रतिस्थापी को जोड़ना है तो वो 2 प्रतिस्थापी किस किस कार्बन से जुड़ेंगे, तो इसके लिए कहा गया कि जो बेंजीन है इसमें यदि सपोज हमारे पास इसने क्रिया किया X और Y ने, है ना, X और Y, मतलब X और Y दोनों को यदि जुड़ना है तो वो X और Y कहाँ जुड़ेंगे, तो यहाँ पर कहा गया कि बेंजीन में हमने कहा कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 कार्बन होते हैं तो 6 कार्बन में 2 प्रतिस्थापियों को जोड़ना है, तो दोनों कहाँ जाके जुड़ेंगे, तो उसके लिए कहा गया कि ये अलग अलग पोजीशन पे तो जुड़ेंगे। पर उन अलग अलग पोजीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो बेंजीन, सपोज यहाँ पर हमने कहा X 1 पे जुड़ा है, ये X कहाँ जुड़ा है, 1 पे जुड़ेगा। तो X 1 पे जुड़ा है तो Y कहाँ जुड़ेगा, है ना, Y कहाँ जुड़ेगा, तो अब ये जो Y है वो 2 3 4 5 6 इन पोजीशंस में जुड़ सकता है। तो इसके लिए जैसे सपोज मैंने कहा अगर Y यहाँ जुड़ गया तो ये कौन सी पोजीशन हो गई हमारे पास, 1 और 2 पोजीशन हो गई। इसी प्रकार से यदि हमारे पास जो X के साथ Y है वो यहाँ जुड़ा तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, 1 3 पोजीशन। फिर ये भी हो सकता है कि X के साथ जो Y है वो यहाँ जुड़ जाए तो इसको हमने क्या कहा, 1 4 पोजीशन। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो बेंजीन है उसमें X के साथ जो Y है वो 5 पोजीशन में जुड़ जाए यहाँ पर, तो ये हो गया 1 5 पोजीशन। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो X के साथ ये जो Y है वो यहाँ जुड़ सकता है, जिसको हमने कहा 1 और 6 पोजीशन, है ना। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा पहले समझ लें कि बेंजीन में अगर डाई प्रतिस्थापी का मतलब है जो दूसरा प्रतिस्थापी है वो कहाँ जुड़ेगा। तो हमने कहा यदि हमने X को 1 में रखा तो Y हमारे पास 5 पोजीशन बचती हैं, है ना, बेंजीन के 5 कार्बन बचते हैं, उन 5 कार्बन में जाके जुड़ सकता है,
है ना। लेकिन जब इसकी संरचना का अध्ययन किया गया, बेंजीन की संरचना का अध्ययन किया गया, तो वहां हमको जानकारी मिली कि बेंजीन के ये जो 5 पोजीशन है एक्स के सापेक्ष, उनको कहा गया कि इनमें से हमारे पास कौन सी पोजीशन हमको दिख रही, देखेंगे 1 2 और यहाँ पे 1 6, ये देखिए ये 1 2 और ये वाली कौन सी है अपने पास 1 6। तो यहाँ पर 1 2 और 1 6 जो पोजीशन है उसको एक ही माना गया। क्यों माना गया? यहाँ पर हमने बेंजीन में अनुनाद पढ़ के आए और अनुनाद में हमने पढ़ा है कि बेंजीन में ये जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं वो एकांतर क्रम में रहते हैं और घूमते रहते हैं, है ना। संरचना हम पढ़ चुके हैं। तो उस संरचना में हमें बताया गया कि ये वाली जो पोजीशन है एक्स के साथ ये वाली वाई, ये और या इसी को हमने क्या बोला, x के साथ हमने इसको यहां भी लिखा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि 1 और 2 पोजीशन में कोई अंतर नहीं रहता अनुनाद के कारण। तो इस कारण से बेंजीन की 1 2 और 1 6 इन पोजीशन को एक ही माना गया और एक ही माना गया। और इसको हम ओवरऑल अगर लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेंजीन की पोजीशन, ये बेंजीन x और यहाँ पर लिख दिया हमने y। तो ये जो 1 2 और 1 6 पोजीशन में 1 2 या 1 6 इसको हम या कहें, क्योंकि दोनों ही पोजीशन क्या होती हैं, एकांत बदलती रहती हैं अनुनाद के कारण। तो 1 2 या 1 6 पोजीशन में यदि दो प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो उनके लिए कहा जाता है आर्थो। उनके लिए क्या कहा जाता है, आर्थो स्थिति, है ना। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कौन सी स्थिति, ये 1 2 1 6 के अलावा अगर हमने ये देखा 1 3 और 1 5, है ना। यहाँ से काउंट करते हैं ना तो 1 2 3 और यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 लगभग सेम होती है ना। तो 1 3 और 1 5 भी लगभग समान हो जाती है अनुनाद के कारण। तो इन दोनों पोजीशन को अगर हम साथ में लिखें तो अब यहाँ पे मैं सेकंड पोजीशन बनाती हूँ। ये जो बेंजीन है ये यहाँ पर x 1 3 y, ये ना, ये वाली कौन सी पोजीशन हुई 1 और 3, ये 1 3 या इसी को हमने क्या कहा 1 5 सेम होती हैं, ये 1 5 ये दोनों पोजीशन सेम होती हैं। मतलब काउंटिंग यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे, अनुनाद में ये बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है। तो 1 3 और 1 5 पोजीशन लगभग सेम होती हैं और इनको हम सामूहिक रूप से कौन सी पोजीशन बोलते हैं, मेटा पोजीशन, x y। तो ये हो जाती है मेटा स्थिति और इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर m से दर्शाते हैं। और तीसरी जो स्थिति है वो हमारे पास बचती है बेंजीन के लिए 1 4, है ना, 1 और ये 4 जो कि एक ही होती है ना, 1 और ये 4, यहाँ पर y और यहाँ पे x, ये तो ये वाली स्थिति है जिसको हम यहाँ पर अगर लिखे तो वैसे ही लिख रही हूँ मैं, ये हो गया 1 और ये हो गया यहाँ पे 4। तो ये वाली जो स्थिति है इस स्थिति को हम बोलते हैं पैरा स्थिति और हम दर्शाते हैं स्मॉल p से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन स्थितियों को बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि हमारे पास आर्थो मेटा पैरा संबंधित क्वेश्चंस बहुत से आते हैं। तो बेंजीन की जो 3 डाई प्रतिस्थापी उत्पाद हैं, डाई प्रतिस्थापी का मतलब है कि बेंजीन से जब दो प्रतिस्थापी अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं तो उनको हम कहते हैं डाई प्रतिस्थापी उत्पाद। और ये बेंजीन से किन स्थितियों में जुड़ सकते हैं, अनुनाद के कारण हमने कहा जो बेंजीन की मुख्य रूप से जो स्थितियाँ निकलती हैं वो हो जाती है 1 2 या 1 6। तो 1 2 या 1 6 को हम कहते हैं आर्थो स्थिति, 1 3 और 1 5 जिसको हम कहते हैं मेटा स्थिति, और 1 4 है ना, ये क्या है, ये 1 नंबर और ये 4 नंबर, 1 4 स्थिति को हम कहते हैं पैरा स्थिति। तो जो दो प्रतिस्थापी हैं यदि इन स्थितियों में जुड़े रहते हैं तो उसे हम आर्थो मेटा या पैरा स्थिति कहते हैं और ये हमारे कहलाते हैं डाई प्रतिस्थापी उत्पाद। इन्हें हम क्या कहते हैं, डाई प्रतिस्थापी उत्पाद। तो पहले तो आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने आर्थो मेटा व पैरा जो लिखा हुआ है वो क्या है ना। आर्थो मेटा व पैरा स्थिति ये है, पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आर्थो मेटा व पैरा निर्देशी समूह, है ना। तो पहले तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लिए होंगे, कुछ नोट कर लें, फिर मैं आगे बताती हूँ कि समूह क्या होते हैं।
नोट करिए होगा आपने। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने पॉइंट लिख के रखा निर्देशी समूह। निर्देशी मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि यदि जब बेंजीन में एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, सपोज हमने यहाँ पर क्या कहा कि बेंजीन में X जुड़ा है और अब यदि Y को जुड़ना है, तो हमने पढ़ लिया कि ये अगर Y आके जुड़ेगा तो वो कहाँ जुड़ सकता है, या तो आर्थो स्थिति पे, या तो मेटा स्थिति पे, या तो पैरा स्थिति पे। जैसे मैंने लिखा ये X Y, इसको मैंने क्या कहा, आर्थो। फिर या वो मेटा स्थिति पे जुड़ेगा तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो Y है वो आके मेटा स्थिति पे जुड़ेगा, मीन्स यहाँ, या फिर जो Y है वो आके कहाँ जुड़ सकता है, पैरा स्थिति में, यहाँ पे। तो ये हमने अभी पढ़ लिया आर्थो, मेटा और पैरा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाता है कि कौन से समूह हैं जो कि बेंजीन में जुड़े रहते हैं, तो आने वाला जो दूसरा प्रतिस्थापी है वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, है ना। क्योंकि हर एक समूह एक जैसा नहीं होता है। बेंजीन से जब ये समूह जुड़े होते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि बेंजीन से ये जो X है ना, मतलब ये एक प्रतिस्थापी है, ये जो X जुड़ा है वह आने वाला जो दूसरा समूह है उस दूसरे समूह को कहाँ जोड़ने को निर्देशित करता है, डायरेक्शन, है ना, एक प्रकार से डायरेक्ट करना। हम बोलते हैं आर्थो, मेटा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वास्तव में डायरेक्ट करना कि वो जो X है वही बताएगा कि आने वाला जो Y है वो आर्थो में जुड़ेगा, मेटा में जुड़ेगा या पैरा में जुड़ेगा, है ना। तो हमको उन समूहों के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा समझे होंगे आपने कि निर्देशी समूह मतलब कि ऐसे समूह जो आने वाले दूसरे समूह को आर्थो, मेटा व पैरा दिशा में निर्देशित करते हैं, हमें उन समूहों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो बेंजीन में जुड़े हैं प्रतिस्थापी, ये डिपेंड करेगा कि बेंजीन में ये जो X है वो कैसा है ना। तो ये जो X है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ फर्स्ट लिखे थे हम कि बेंजीन में ये जो समूह है वो हो सकते हैं, फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आर्थो या पैरा निर्देशित, आर्थो व पैरा निर्देशी समूह, पैरा निर्देशी समूह। पहली हेडिंग आप ये डाल लें कि इन समूहों को दो भागों में बांटा गया है, या तो ये आर्थो या पैरा हो सकते हैं, या फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटा, है ना। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे आप कि ये समूह दो प्रकार के हो सकते हैं, आर्थो व पैरा निर्देशी समूह। मीन्स क्या है, लिखें इसके बारे में। ये ऐसे समूह होते हैं जो कि आने वाले दूसरे प्रतिस्थापी को आर्थो या पैरा स्थिति पर निर्देशित करते हैं, है ना। मतलब कि यदि ये कैसे समूह, यदि हमारे पास बेंजीन में ये जो X है वो जुड़ा हुआ है तो आने वाला ये जो Y है वो किस स्थिति में जुड़ेगा, या तो ये आर्थो स्थिति पे जुड़ेगा या तो ये पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा स्थिति पर, दोनों स्थितियों पे जुड़ सकता है ये। तो यहाँ पर ये जो समूह हो गए, पहला समूह हमने क्या लिखा, इन समूहों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आर्थो व पैरा निर्देशी समूह। मतलब कि ये समूह आने वाले जो दूसरे समूह है उसको या तो आर्थो स्थिति पर या तो पैरा स्थिति पर निर्देशित करता है ना। और जबकि जो दूसरा समूह होता है, दूसरा, इसके एग्जाम्पल पहले हम नोट कर लेंगे, है ना, क्यों करता है, तो अब इसका कारण भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है ना। तो यहाँ पर पहले तो इसके बारे में लिख लिया होंगे आपने, और एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हैं कि ये कौन कौन से समूह, मतलब हम X, वास्तव में हम ये बता रहे कि ये X क्या है, तो X में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए OH हम ले लेते हैं कि बेंजीन से क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो। इसके अलावा हम ले लेते हैं NH2 जुड़ा हो। इसके अलावा हम ले लेते हैं एसिड जुड़ा हो, या फिर जितने भी हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मैथिल समूह है, फेनिल समूह है, ये सब समूह जो होते हैं वो आर्थो व पैरा निर्देशी समूह होते हैं। मतलब X के स्थान पे यदि मैंने इनमें से किसी भी समूह को रख दिया तो वो जो समूह होंगे वो क्या करेंगे, आने वाला जो दूसरा समूह है उसको कहाँ जोड़ेंगे, आर्थो व पैरा स्थिति पर जोड़ेंगे। तो ये हुए आर्थो व पैरा निर्देशी समूह, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आपने। तो थोड़ा सा फिर से कि आर्थो व पैरा निर्देशी समूह क्या होते हैं, ऐसे समूह जो आने वाले दूसरे समूह को बेंजीन में आर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ने को निर्देशित करते हैं, उन्हें हम आर्थो व पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। ये समूह वास्तव में सक्रियकारी समूह होते हैं और बेंजीन को सक्रिय बनाते हैं।
बेंजीन को सक्रिय बनाते हैं और साथ ही साथ बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं बस थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इन समूहों को हम कौन से समूह कहते हैं? सक्रियकारी समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंजीन में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अनुनाद के कारण, और बहुत सारे प्रभाव जो हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, ये सारे प्रभाव डालने के फलस्वरूप ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं। इस कारण इन्हें सक्रियकारी समूह भी कहा जाता है। आप लिख लेंगे इसे कि हम इन्हें कौन से समूह कहते हैं? सक्रियकारी समूह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ आपका कौन सा? आर्थ व पैरा निर्देशी समूह। एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए होंगे। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है, आर्थ व पैरा को हम छोड़ दें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? मेटा निर्देशी समूह। मेटा निर्देशी समूह। मेटा निर्देशी समूह दोनों को लिख ले, फिर हम इनका कारण देखेंगे कि क्या है। मेटा निर्देशी समूह मतलब कि ये ऐसे समूह होते हैं जो आने वाले जो दूसरे समूह हैं उसको मेटा स्थिति पर निर्देशित करते हैं। मतलब कि अब यदि हमारे पास यहाँ पे x जुड़ा है तो आने वाला जो y है वो कहाँ जुड़ेगा? केवल मेटा स्थिति पर ही जुड़ेगा, है ना। तो ऐसे समूह जो आने वाले दूसरे प्रतिस्थापी या दूसरे समूह को बेंजीन में मेटा स्थिति पर निर्देशित करते हैं उसे हम मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। अब ये जो समूह है इसकी विशेषता होती है कि ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। बेंजीन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। आप इसको भी साथ में लिखेंगे, है ना, कि ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। इस कारण इन्हें निष्क्रियकारी समूह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? निष्क्रियकारी समूह भी कहा जाता है। कैसे करते हैं हम अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये निष्क्रियकारी समूह कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में x की जगह अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे NO2 नाइट्रो समूह है, फिर इसके अलावा CHO है, COOH है, COOR है, COR है ना। अगर आप ध्यान से देखें ये सब जो है कार्बन से संबंधित ना, जहां जहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक थोड़ा सा ओवरऑल आप देख लो ना कि यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति जो होती है ना, ऋण वेदिता ज्यादा होती है इनकी। तो ये समूहों के नाम तो आप नोट कर लें क्योंकि इनको हमको पढ़ना ही है ना। तो ये जो समूह होते हैं, नाइट्रो समूह है, एल्डिहाइड समूह है, एसिड समूह है, फिर यहाँ पर ये क्या है? एस्टर है, ये क्या है? कीटोन है। तो ये जो सारे समूह होते हैं वो बेंजीन यदि जुड़े होते हैं तो अब आने वाला जो दूसरा प्रतिस्थापी होता है वो कौन सी स्थिति पे जुड़ेगा? मेटा स्थिति पे जुड़ेगा, है ना। और क्यों जुड़ता है? तो उसका कारण यहाँ पर कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर जो मेटा स्थिति है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, ये समूह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन घनत्व वहां पर अधिक करते हैं, है ना। या फिर ओवरऑल अभी तो हम ये देखें कि ये जो समूह होते हैं निष्क्रियकारी समूह कहलाते हैं और क्या करते हैं? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट कर लें और इसके बाद हम देखते हैं अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण देखिए। क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है आर्थो मेटा व पैरा निर्देशी समूह क्या है, किसे कहते हैं, तो आपने बस इतना लिख दिया पर्याप्त है। कारण बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कारण हमको पता होना चाहिए, इसलिए इसके आगे मैं वो भी आपको इसी साथ क्लास में कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लें पहले। नोट कर लिया होगा आगे आपने। तो अब हम देखेंगे कारण, या उसी को हम क्या कहेंगे? निर्देशी प्रभाव की जो व्याख्या है वो हम देखते हैं। मतलब कि ऐसा क्यों, है ना, मतलब इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि बेंजीन से यदि हमारे पास आर्थो मेटा व पैरा निर्देशी समूह में OH जुड़ा हुआ है ना। तो OH हमने कहाँ पर लिखा है? ये कैसा समूह है? तो इसके लिए हमने क्या लिखा है? यह कैसा समूह है? आर्थो व पैरा निर्देशी समूह है। आर्थो व पैरा निर्देशी समूह है। तो ये क्या करेगा? मतलब कि अब अगर सपोज इसकी अभिक्रिया में करवाती हूँ नाइट्रिक अम्ल से HNO,
3 से करवाती हूँ। नाइट्रीकरण अभिक्रिया है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, जो OH है वो किसको, आने वाला दूसरा समूह, अब दूसरा समूह क्या है, जो यहाँ पर NO2, ये है इलेक्ट्रॉन इसमें ही, ये कहाँ जुड़ेगा, OH के सापेक्ष, क्योंकि OH क्या है, आर्थो व पैरा निर्देशी समूह है। तो जो NO2 है वो या तो आर्थो स्थिति पे जुड़ेगा या तो फिर कौन सी स्थिति पे जुड़ेगा, आपके पैरा स्थिति पे। अब आपको क्लियर हो गया कि आर्थो पैरा स्थिति क्या है, मतलब कि हमको 1, 2 और 1, 4 पोजीशन पे दूसरे समूह को जोड़ना है। तो अगर OH जुड़ा हुआ है तो आने वाला दूसरा जो समूह है वो आर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर्थो निर्देशी या आर्थो समूह और ये पैरा स्थिति। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा, हमने साथ में यहाँ पर क्या लिखा, NO2, किसका एग्जाम्पल है ये, मेटा निर्देशी समूह। एग्जाम्पल हमने नोट करवाया आपको, मेटा निर्देशी समूह। ये तो ये जो मेटा निर्देशी समूह, अगर अब इसका हम नाइट्रीकरण करते हैं, HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर अब जो NO2 समूह है, क्योंकि NO2 क्या है, मेटा निर्देशी समूह है, तो ये जो दूसरा NO2 है वो कहाँ पर जाके जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर, मीन्स यहाँ पर ये जुड़ा है ना। तो इसको हमने क्या कहा, मेटा डाई प्रतिस्थापी। ये तो हमको बस यही देखना है कि ऐसा क्यों होता है ना। इतना क्लियर हो गया कि आर्थो पैरा निर्देशी समूह आने वाले जो दूसरे समूह है उसको या तो आर्थो या तो पैरा स्थिति पे निर्देशित करते हैं, जबकि जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं वो आने वाले जो दूसरे समूह है उसको कहाँ पर निर्देशित करते हैं, मेटा स्थिति पर निर्देशित करते हैं। ऐसा क्यों, तो इसके लिए हम इसकी व्याख्या जब देखते हैं तो वहां पर हमको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो हमको बताता है कि जो बेंजीन वाला है उसमें हमको अनुनाद प्रभाव देखने को मिलता है, मेसोमेरिक प्रभाव, जब ये समूह जुड़े होते हैं तो मेसोमेरिक प्रभाव है, आई प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सारे प्रभाव जब हमको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर ये समूह आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा करते हैं, है ना। मतलब आर्थो व पैरा निर्देशी समूह ऐसे समूह होते हैं जो कि बेंजीन से जुड़े होने पर आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जबकि जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं वो मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, है ना। किस तरह से, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम इसे। जैसे कि ये, जब अगर यहाँ पर कौन से समूह है हमारे पास, यहाँ पर जब हमने OH समूह को जोड़ के रखा है तो यहाँ पर कहा जाता है ये अनुनाद प्रभाव के कारण, अनुनाद हम सबने पढ़ा है कि बेंजीन में अनुनाद होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर जाता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे जाता है प्लस चार्ज। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। फिर आगे अनुनाद प्रभाव के कारण होता क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पर आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। फिर से इसमें अनुनाद प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसके कारण ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये और लास्ट में होता ये है कि लास्ट अनुनाद प्रभाव की जो लास्ट हम पोजीशन बनाते हैं उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ये तो ये जो बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है तो यहाँ पर ये जो समूह होते हैं उस समूह के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और जब इस समूह के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में अनुनाद में भाग लेते हैं तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये हमको जो 3 स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन तीनों स्थितियों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कौन कौन सी स्थिति है, आर्थो स्थिति, और ये वाली आर्थो, ये वाली आर्थो और ये वाली पैरा, मीन्स आर्थो व पैरा स्थिति पर हमको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। माइनस चार्ज मतलब कि इन स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, अधिक है।
इन स्थिति पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। मतलब कि जब ये समूह जुड़े होते हैं तो बेंजीन की आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक कर देते हैं। इसके कारण अब आने वाला जो दूसरा समूह है या तो आर्थो स्थिति पर जुड़ता है या तो पैरा स्थिति पर जुड़ता है। अब यही चीज अगर हम देखते हैं नाइट्रोबेंजीन NO2। अब वो जो NO2 है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, डबल बॉन्ड O, ये है ना। ये जो NO2 है तो वो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। जब हम संरचना बनाते हैं ना तो इसके लिए हम बेंजीन वाले को ऐसा बना के रख लें। केवल हमें अब बॉन्ड चेंज करने पड़ेंगे ना। अब ये जो NO2 है तो यहाँ पर कहा जाता है ऑक्सीजन की निर्विद्युता अधिक है, ऑक्सीजन पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले गए, मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे आ गए माइनस चार्ज और यहाँ तो कोई चीज नहीं है ये। अब जैसे ही ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। नाइट्रोजन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जब नाइट्रोजन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ हुई और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। पहली स्थिति है इसलिए इसको ध्यान से समझ लें कि जब NO2 समूह या अन्य हमारे पास मेटा निर्देशित समूह होते हैं तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और जबकि यहाँ पर ये समूह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं, अधिक हो जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, NO2 समूह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करेगा और कम करेगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, निष्क्रियकारी समूह, है ना। तो अब देखो इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्सीजन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जब जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। क्या आ गया, प्लस चार्ज लिखा मैंने, धन आवेश। तो ये हो गई हमारी पहली अनुनादी संरचना, फर्स्ट। अब जैसे यहाँ पे धनावेश है तो ये धनावेश एक जगह तो स्थिर नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, इस स्थिति में तो अभी कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ के यहाँ चले गए। जब यहाँ के बंद यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए ये, तो यहाँ पर आ गया धनावेश, है ना। अब ये धनावेश यहाँ आ गया, फिर ये धनावेश यहाँ स्थायी नहीं होगा तो यहाँ पर ये वाले जो बंद है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो ये यहाँ आ गए और यहाँ पर आ गया वापस धनावेश। ठीक है, और लास्ट स्थिति में वापस ये यहाँ चला जाएगा, कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पर फिर से हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया फिर से ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले यहाँ पर हुआ क्या, ये यहाँ पे धनावेश है तो ये वाला जो द्विबंध है, द्विबंध से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाते हैं ऑक्सीजन के पास से नाइट्रोजन के पास, है ना। ये दिख रहा है, तो ये आ गए और यहाँ पे पहले जैसी स्थिति, ये फर्स्ट और लास्ट को आप देखोगे तो पहली और जो लास्ट की कंडीशन है उसमें ये हुआ क्या, बेंजीन में अनुनाद। हमको बेंजीन में कौन सा प्रभाव दिख रहा है, अनुनाद प्रभाव। यहाँ पर ये जो बंध है वो शिफ्ट होते हैं और इन बंधों के शिफ्ट होने पर हुआ क्या, जो बेंजीन से जो NO2 समूह जुड़ा था उसने इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लिए, जिसके कारण बेंजीन की कौन कौन सी स्थिति दिख रही है हमको, देखो आर्थो व पैरा स्थिति। इन स्थितियों पे हमको धनावेश दिख रहा है, मतलब आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। इन स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है। अब इन स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो तीसरी स्थिति कौन सी बची, मेटा स्थिति। स्वाभाविक सी बात है कि अब मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया होगा। आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है क्योंकि इसमें धनावेश है। मेटा स्थिति पर कोई धनावेश नहीं है, मतलब कंपेयर में जो मेटा स्थिति है वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए अब आने वाला जो समूह है वो मेटा स्थिति पर जुड़ता है ना। तो ये क्यों होता है उसका कारण हुआ, तो
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आर्थो व पैरा निर्देशी समूह, ये वाला हमारा कौन सा समूह है, आर्थो व पैरा निर्देशी समूह, और ये वाला कौन सा था, मेटा निर्देशी समूह, है ना। तो अगर हम यहाँ पर समझाएं आपको तो आप क्या ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आर्थो व पैरा निर्देशी समूह होते हैं वो अनुनाद के कारण बेंजीन की आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक करते हैं, इसलिए आने वाला जो दूसरा समूह है वो आर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है। जबकि जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं वो अनुनाद के कारण आर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन इससे ही है वो इन स्थिति पर ना जुड़ के कहाँ जुड़ता है, मेटा स्थिति पर जुड़ता है। ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर हमने कहा ये सक्रियकारी समूह है और ये निष्क्रियकारी समूह। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन देते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सक्रियकारी समूह। जबकि ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है निष्क्रियकारी समूह। तो ये हुए हमारे आर्थो, मेटा व पैरा निर्देशी समूह व्याख्या के साथ। क्योंकि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, बड़े क्वेश्चन कम आते हैं, आपके पास छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव भी आता है कि कौन सा आर्थो व पैरा निर्देशी समूह है, कौन सा मेटा निर्देशी समूह है, तो हम एग्जाम्पल जरूर पढ़ें, है ना। कि जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि OH अगर है तो वो कौन सा समूह है, आर्थो व पैरा निर्देशी समूह, लेकिन NO2 है तो वो कौन सा समूह है, मेटा निर्देशी समूह। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आते हैं आर्थो व पैरा निर्देशी समूह किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। मेटा निर्देशी समूह किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। या फिर इनका कारण क्या है, व्याख्या कीजिए। जब व्याख्या करने को आता है तो आपको पूरा ये कारण से एग्जाम्पल के साथ बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप जैसा भी क्वेश्चन बनता है उसके अनुसार आंसर देना आपको आता ही होगा। हायर क्लास में आप पढ़ते हो तो आप ये सीखते जाते हो, है ना, कि हमको कितना आंसर देना है, कैसे देना है क्वेश्चन के अनुसार। तो वो आप कर सकते हैं। तो आप अच्छे से देखें, 2-3 बार अच्छे से देखें, उसको समझो और कॉपी में नोट करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।